आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिस बच्चे की उम्र जब 5 साल की होती है उस वक्त वो गुम हो जाता है। उसके बाद फिर 30 साल के बाद अचानक वो अपने माँ के घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन इन 3 सालों में बहुत सी चीज़ें बदल चुकी थी। जब वो 5 साल का था और वो गायब हुआ था उस वक्त वो अपने घर का रास्ता भटक चुका था। उस वक्त वो हिंदी बोलता था, लेकिन जब 30 साल बाद अपनी माँ से अपने परिवार से वो वापस मिला उस वक्त वो हिंदी भूल चुका था और वो इंग्लिश बोलता था। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के खंडवा से। मध्य प्रदेश का खंडवा मशहूर इलाका, मशहूर इसलिए भी कि मशहूर गायक किशोर कुमार का खंडवा में ही घर है। ये कहानी की शुरुआत उसी खंडवा के एक रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। रेलवे स्टेशन के करीब झोपड़पट्टी झुग्गी, उसी झोपड़पट्टी के इलाके में एक परिवार रहता था जिस परिवार के मुखिया का नाम मुंशी था। मुंशी की बीवी सरिता। और यह कहानी 1987 की है, 1987 की। इस फैमिली में जो मेन फैमिली का मुखिया मुंशी होता है वो इस तारीख से 2 साल पहले ही अपनी फैमिली को छोड़कर अलग रहने लगा था। अब इस घर में सिर्फ माँ और उस माँ के 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम गुड्डू, दूसरे का नाम गुल्लू और तीसरे का नाम सारू था। अब बाप घर छोड़ चुका था। अब घर की जिम्मेदारी घर के बड़े बेटे गुड्डू के ऊपर आ चुकी थी, जिसकी उम्र महज 9 साल की थी। और इस गुड्डू का एक छोटा भाई जो उसके सबसे ज़्यादा करीब था, वो सबसे छोटा भाई सारू था। ये अक्सर रेलवे स्टेशन के करीब जाते और पटरियों पर गिरे हुए सिक्के ढूंढते। किसी का पैसा गिर जाता या किसी तरीके से उनको सिक्के वहाँ पर मिलते, वो अक्सर उनका मामूल था कि वो जाते रेलवे स्टेशन पर और पैसा खोजते, पैसा मिलता फिर उससे घर चलाते। इसी तरीके से वो डेली जाया करते थे। सारू की उम्र 5 साल की थी। इस बीच एक दिन गुड्डू और सारू रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहां जाने के बाद फिर वो ट्रेन पर बैठते हैं दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए। ट्रेन पर बैठने के बाद जब गुड्डू और सारू एक ही ट्रेन पर बैठे हुए थे, उसी बीच सारू को नींद आ जाती है और सारू सो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसकी नींद खुलती है उस वक्त दोपहर के करीब 1 से 2 बज रहे थे। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसका भाई नहीं है। वो आवाज़ देता है गुड्डू भैया करके, लेकिन उसके भाई की खबर कहीं पे भी नहीं मिलती। अब वो दोबारा से सो जाता है, उसे नींद आती है, वो दोबारा सो जाता है और ये सोचता है कि उसका भाई उसको लिए बगैर कहाँ जाएगा, वो उसे ज़रूर लेवाने आएगा। ये सोचकर वो दोबारा सो जाता है। लेकिन अब जब इसकी नींद खुलती है तो सुबह हो चुकी थी और वो अपने स्टेशन से काफ़ी दूर जा चुका था। उसके बाद वो देखता है, वो उतरता है रेलवे स्टेशन पर जहाँ ट्रेन रुकती है। फिर वहाँ से ये सोचता है कि अब उसे वापस जाना चाहिए जहाँ से वो चला है, लेकिन उसको अपने स्टेशन का, अपने घर का नाम याद नहीं था। फिर वो दूसरी ट्रेन में बैठता है। दूसरी ट्रेन में बैठने के बाद फिर वो दूसरे स्टेशन पर उतरता है, वहाँ से तीसरी ट्रेन पकड़ता है, फिर वो कहीं जाकर उतरता है। फिर जब वो एक रेलवे स्टेशन पर उतरता है तो उसकी नज़र वहाँ के एक बोर्ड पर पड़ती है और वो स्टेशन था कोलकाता का। कलकत्ता का ये स्टेशन जहाँ पर सारू उतरता है, अब उसके साथ कोई भी नहीं, ना तो उसका भाई ना तो कोई उसकी जानने वाला। वो वहाँ परेशान होता है, रोता है। उसके बाद कुछ लोग, उसे भूख लगती है तो खाना दे देते हैं। कुछ खा पी के वो उधर ही स्टेशन पर इंतज़ार करता है। वो स्टेशन के करीब ही में होता है। उसे ये उम्मीद थी कि उसका भाई आएगा, उसे लेवाएगा और जब भी वो आएगा तो स्टेशन ही के आसपास खोजेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दूर स्टेशन से नहीं जाता है। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद जब उसका भाई नहीं आया तो स्टेशन से बाहर निकलता है। उसी बीच उसे एक व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे घर तक तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा, आओ चलो खाना खा लो। फिर वो एक झोपड़ी में लेकर जाता है, उसे खाना खिलाता है। फिर कुछ देर बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है और दूसरा व्यक्ति उससे कहता है कि ये तुम्हें लेकर जाएगा, तुम्हारे घर तक पहुँचा देगा। फिर सारू उसके साथ चला जाता है। फिर उसकी कुछ हरकत ऐसी थी जिसकी वजह से सारू को यह समझ में आ गया था कि इसके साथ रहना
सही नहीं है। उम्र उसकी 5-6 साल की थी, लेकिन इतनी समझदारी उसके अंदर आ चुकी थी कि वो किस व्यक्ति के साथ रहना चाहिए और किस व्यक्ति का रवैया किस तरीके से है वो समझ सकता था। उसके बाद वहाँ से वो निकल जाता है, वहाँ से भाग जाता है, फिर रास्ते पर टहलता है, फिर अचानक उसे एक नेक इंसान मिल ही जाता है। वो उस इंसान से मिलता है, वो पूछता है कहाँ से रहने वाले हो, कहाँ गायब हुए, कैसे गायब हुए। वो पूछताछ करने के बाद फिर वो पुलिस को फ़ोन करता है, उसे खाना खिलाता है। पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले उसे थाने लेकर जाते हैं। थाने ले जाने के बाद फिर ये डिसाइड करते हैं पुलिस वाले कि इसे एक ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है। लेकिन वो जगह जो भी विकलांग लोग होते या किसी इंसान के अंदर कोई कमी होती, वो जगह उन व्यक्तियों के लिए होती है। अब ये देखने के बाद जब इसे वहाँ रख दिया गया, कुछ दिन ये वहाँ पर था, लेकिन इसके सब कुछ दिमाग, हाथ पैर सब कुछ सलामत थे। फिर ये तय किया गया कि इसे यहाँ से निकाल कर एक एडॉप्शन होम में भेज दिया जाए, जहाँ से कोई फैमिली इसे एडॉप्ट कर ले। उसके बाद ये वहाँ चला जाता है, वहाँ पर अच्छे खासे देखता है कि उस तरीके से कई बच्चे उसकी तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, टाइम से खाना मिलता, टाइम से पढ़ने को मिलता, हर तरीके की फैसिलिटी वहाँ पर उसे दी जाती थी। लेकिन फिर भी उसे अपने घर वालों की याद आती, उसके भाई का चेहरा उसकी नज़र के सामने घूमता। उसे सिर्फ अपने भाई का और अपने माँ का नाम तो उसे नहीं याद था, क्योंकि उस वक्त जिस उम्र में वो था, उस उम्र में बच्चे अम्मा, माँ इसी तरीके से बुलाते हैं अपनी माँ को। लेकिन भाई का नाम और भाई का चेहरा उसे याद था। फिर वो वहाँ से कुछ दिन रहता है वहाँ पर। उसके बाद वहाँ का जो वार्डन होता है वो आता है और 2 लोगों से मिलाता है, और 2 लोगों से मिलाने के बाद वो कहता है कि आज से तुम्हारी ये फैमिली है। उसके बाद देखता है कि तो देखता ये है कि वो 2 व्यक्ति, एक मर्द और एक औरत, वो गोरे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे और वो इस बच्चे को, सारू को एडॉप्ट करना चाहते थे। फिर उसके बाद वो उसे चॉकलेट देते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। फिर अब तो सारू को ये पता नहीं था कि क्या ऑस्ट्रेलिया क्या इंडिया। वो उसे अपने देश कलकत्ता से पहली मरतबा इसे फ्लाइट में बैठाते हैं, और उसके बाद फिर सारी कानूनी कार्रवाई करने के बाद वो इसे ऑस्ट्रेलिया लेकर चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया लेकर जाने के बाद अब ये वहाँ पर कायदे से रह रहा था, इसकी सारी ख्वाहिशों को पूरी की जा रही थी। उसके माँ बाप उसे बहुत मानते थे, हर वो चीज़ जो वो मांगता उसे लाकर दे दिया करते थे। इस तरीके से उसकी पढ़ाई और सब कुछ वहाँ पर चलता रहा। फिर इसी तरीके से आ जाता है साल 2009। साल 2009 में सारू इंटरमीडिएट क्लियर कर चुका था, वो अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी कर चुका था। अब उसके पास लैपटॉप और बाकी सामान थे। वो अपने बाप का हाथ भी बटाता था, अपने बाप की कंपनी में कंप्यूटर साइंस की कोर्स करता है वो, और उसके बाद अपने बाप की कंपनी में वो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम करने लगता है। उसकी कई अलग अलग फील्ड में उसकी पढ़ाई थी। वो उसी बीच अचानक साल 2009 उसे ख्याल आता है कि क्यों ना अपने माँ बाप को खोजा जाए। इससे पहले भी उसे बहुत याद आती थी, लेकिन वो कोशिश नहीं किया था कभी। साल 2009 में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसके साथ वो उस वक्त रहता था, और साथ में वो लोग खोजबीन करते थे। काफ़ी खोजता रहा, गूगल अर्थ पे गया। गूगल अर्थ पे इंडिया का सारा मैप उसके सामने आया। वो हर वो जगह खोजता जो उसके दिमाग में, उसकी याददाश्त में होता। इस बीच उसके जहन में सिर्फ 3 ख्यालात, 3 यादें थी जो उस स्टेशन से जुड़ी हुई थी। पहली चीज़ कि उस स्टेशन के पास एक टंकी है पानी की। दूसरा, वहाँ पे एक तालाब टाइप की जगह है। तीसरा, जो स्टेशन है उसके करीब में झोपड़पट्टी और टीन शेड के टाइप के घर होते थे। ये कुछ यादें थीं जो उसके सामने और उसके जहन में याद थी। ये इन्हीं यादों को लेकर हर इंडिया के वो नक्शे को तलाश करता है। उसे ये याद था कि वो आखिरी मरतबा कोलकाता स्टेशन पर पहुंचा था। कोलकाता स्टेशन के आसपास के सारे स्टेशन को खंगालता रहा, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वक्त गुजरने के बाद अब ये खोजबीन करता रहा, फिर रुक गया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया, दूसरी गर्लफ्रेंड बनी जो उसके घर जाता। उसके घर जाने के बाद फिर ये देखता है कि इसके पास इंटरनेट की काफ़ी नई तकनीक है जो बहुत तेज़ी से काम करती है। ये उसके घर जाता और काफ़ी घंटों अपने परिवार का, अपने उस इलाके की खोजबीन करता। लेकिन इस बीच ये सारी बातें वो अपनी माँ और बाप को नहीं बताता कि वो अपनी फैमिली को खोज रहा है। वो इसलिए कि वो सोचता कि कहीं इसकी ये बात पता चलने के बाद इसके माँ बाप को झटका ना पहुँचे, वो तकलीफ़ में ना हो कि हमसे कोई कमी हो गई कि अपने परिवार को खोज रहा है।
इसलिए वो अपने माँ बाप को नहीं बताता, रोज जाता अपनी गर्लफ्रेंड को। धीरे धीरे करके वो 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल के बाद फिर अचानक वो दोबारा से खोजबीन चालू करता है। खोजबीन चालू करते हुए अब वो ये पता करता है कि जब वो कोलकाता स्टेशन पर पहुंचा था, उससे पहले जब जिस स्टेशन से ये चढ़ा था, उस वक्त से और जिस वक्त ये स्टेशन पर उतरा था, उस वक्त तक टोटल सुबह से शाम, यानी आज बैठा है, दूसरे दिन की शाम तक वो पहुंच गया था। यानी सुबह वो ट्रेन में बैठा, शाम को वो उस स्टेशन पर पहुंचा। यानी टोटल 12 घंटे का अल्टीमेट वो निकाल चुका था कोलकाता के इस स्टेशन से। अब उसके बाद फिर वो 12 घंटे का वो तय करता है, फिर 12 घंटे की दूरी पे जितने स्टेशन होते हैं उन्हें तलाश करता है। लेकिन फिर भी उसकी नज़र में वो 3 चीज़ नहीं पहुंच रही थी जो वो खोज रहा था। उसके बाद फिर वो अपने इंडियन फ्रेंड्स जो कि उसके साथ ऑस्ट्रेलिया में भी थे और भारत के कुछ फ्रेंड्स से कांटेक्ट करता है। उसके बाद उनसे पूछताछ करता है कि साल 1987 में ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड क्या होती थी। उसके बाद फिर उसे पता चलता है कि उस वक्त की ज़्यादातर ट्रेनों की स्पीड 80 से 85 के बीच थी। फिर वो कैलकुलेशन निकालता है, मैथ में भी वो तेज था, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई भी उसने की थी। फिर वो कैलकुलेशन निकालता है कि अगर 80 से 85 की स्पीड वहाँ पर होगी तो जिस जगह से मैं यहाँ पर पहुँचा, टोटल उसका किलोमीटर जो निकाला उसने वो होता था 950 से 1000 किलोमीटर, 950 या 1000। फिर अब उस बीच की दूरी को वो तलाश करता है। उस बीच की दूरी पे जब वो तलाश करता है तो उसे अपने इलाके के स्टेशन का कुछ नाम जो कि बी से, यानी लेटर बी, और कुछ प्रोनाउंसिएशन उसकी पूर करके आता था। बालमपुर, बघेलपुर, बहरामपुर, इस तरीके के बहुत से नाम उसके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन इससे रिलेटेड उसे कोई भी स्टेशन नहीं मिल रहा था। फिर अचानक एक दिन वो इस तरीके से खोजबीन करता है। अब साल 2012 आ चुका था। खोजबीन करते हुए अचानक उसे एक स्टेशन दिखाई देता है जिसका नाम बुरहानपुर था। अब उसे दिमाग में ये स्टेशन क्लिक करने लगा कि शायद ये उसी का घर, उसी का इलाका, जो बुरहानपुर, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये वहाँ का उसी का स्टेशन है जहाँ से वो बैठा था। अब उसके बाद बुरहानपुर का स्टेशन देखने के बाद उसके हाथ कांपते थे। कांपते हाथों से वो उस बुरहानपुर के स्टेशन पर गूगल अर्थ के वेबसाइट पर क्लिक करता है। उसके बाद जैसे ही स्टेशन की तस्वीर उसके सामने आती, उसे ये कंफर्म हो चुका था कि ये उसी का स्टेशन है जिस स्टेशन से वो ट्रेन पर चढ़ा था अपने भाई गुड्डू के साथ। अब ये करने के बाद वो काफ़ी एक्साइटेड था। उसके बाद उस इलाके के लोगों से सोशल मीडिया से कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद वो पहले गूगल अर्थ पे चेक कर चुका था कि उसके इलाके में वो टंकी, वो एक तालाब सा गड्ढा और स्टेशन के आसपास जो झोपड़पट्टी वाला इलाका, ये वहाँ पर गूगल अर्थ पर उसे दिख चुका था। फिर वो इंडिया के कुछ लोगों को मैसेज रिक्वेस्ट भेजता है कि क्या बुरहानपुर के कुछ इलाके में कुछ जी से नाम स्टार्ट होता है, कुछ प्रोनाउंसिएशन उसके इस तरीके से थी कि गणस्थली करके कोई जगह है। वो रिक्वेस्ट भेजता है, कई लोग उसकी रिक्वेस्ट देखते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जो उसके रिक्वेस्ट की, उसके मैसेज का जवाब देता है, वो कहता है वो जगह गणस्थली नहीं है, गणेश तलाई है। उसके बाद फिर उसको क्लिक कर जाता है कि हाँ यही जगह है वो। फिर वो पूछता है कि वहाँ झोपड़पट्टी और इस तरीके से टीन के घर हुआ करते थे, क्या अभी भी वैसे हैं? तो बताता है कि नहीं, अब तो बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, अब वो टीन शेड और वो उस तरीके के घर बहुत कम बचे हैं, अब लोग घर बनवा चुके हैं वहाँ पर। उसके बाद फिर वो तय करता है कि वो भारत जाएगा। फिर वो साल 2012 10 फरवरी को वो भारत आता है। भारत आने के बाद फिर वो दिल्ली उतरता है एयरपोर्ट पर। दिल्ली से बाय रोड वो मध्य प्रदेश के खंडवा इलाके में आता है, वहाँ से बुरहानपुर जाता है। बुरहानपुर आने के बाद फिर अचानक वो स्टेशन पे आने के बाद अचानक उसका पैर अपने आप उस सारे रास्तों पर चलने लगता जहाँ पर वो बचपन में चला करता था। जिस तरीके से उसके घर का एड्रेस उसे बचपन का जो दिमाग काम कर रहा था, उस तरीके से वो चलता गया। और चलते चलते जाने के बाद अचानक वो एक घर के सामने खड़ा होता है, और वो टीन का घर। उस घर के सामने खड़े होने के बाद फिर देखता है, बहुत देर तक खड़ा रहता है, लेकिन उस घर से कोई बाहर नहीं निकलता। उस घर के बगल में एक औरत थी, और वो औरत एक बच्चे को गोद में लेकर इस आदमी को, यानी इस
सारू को बहुत देर से देख रही थी कि एक लड़का जो कि खड़ा है बहुत देर से और कोई बातचीत नहीं, वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा है। फिर वो आती है और पूछती है कि कौन। अब यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर, ये इंग्लिश बोल रहा है, सामने हिंदी। उसके बाद फिर वो इंग्लिश बोलता है, फिर अपने आप को इशारे से बताता है कि सारू सारू, अपना नाम लेता है। उसके बाद धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगती है। उसी में से एक व्यक्ति जब सारू नाम सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है। उसके बाद वो कहता है तुम यहीं पर रुको, वेट करो, मैं आ रहा हूँ। फिर वो भागते हुए जाता है और कुछ देर के बाद वापस आता है। फिर सारू को अपने साथ लिवा कर जाता है। सारू को लिवा जाने के बाद फिर वो वहाँ से कुछ दूरी पे, 4-5 घर की दूरी पे लेकर जाकर एक घर के सामने खड़ा कर देता है और कहता है ये 3 औरत हैं, पहचान लो तुम्हारी माँ कौन है। उस व्यक्ति को ये कंफर्म हो चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि सारू ही है। फिर वो सारू पहली औरत को देखता है, वो कहता है कि नहीं। दूसरी औरत को देखता है, उसको भी कहता है कि नो। तीसरी औरत को देखते हैं, तब तक वो तीसरी औरत इसको गले लगा लेती है और रोना धोना शुरू हो जाता है। उसके बाद माँ से पूछा जाता है कि तुमने कैसे पहचान लिया। वो कहती है कि इसके आंख और उसके चेहरे की कुछ शक्ल जो कि बचपन में मुझे याद थी, ये मिलती जुलती थी। और एक चीज़ और थी, वो ये थी कि स्टेशन के करीब जो एक पहाड़ का टीला था, उस टीले से, अच्छा गूगल अर्थ पे ये टीला भी था, यानी पानी का वो तालाब और इस पहाड़ के टीले और पानी की जो टंकी थी, ये 3 चीज़ थी। उसी पहाड़ से एक मरतबा गिर गया था और जब ये गिरा तो इसके कट का निशान लगा। उसके बाद फिर इसे मैंने अपने हाथों से बैंडेज लगाई थी। वो निशान देखकर माँ उसे पहचान जाती है। फिर उसके बाद ये होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर होने के कारण फिर वहाँ की एक टीचर होती है, उस टीचर को, इंग्लिश टीचर होती है, उसे बुलाया जाता है। वो ट्रांसलेटर का काम करती है। माँ से पूछकर बात बेटे को बताती, बेटे से पूछकर माँ को बताती। फिर वो सबसे माँ एक एक करके मिलाती कि ये तुम्हारी बहन, ये तुम्हारे बहन का पति और ये उसके बच्चे। इस तरीके से वो सबसे मिलाती, अपने रिश्तेदारों से मिलाती। मिलाने के बाद अब वो सबसे मिल चुका था, लेकिन अब भी सारू की नज़र एक व्यक्ति को खोज रही थी, उसका बड़ा भाई गुड्डू। वो अपने बड़े भाई गुड्डू को खोज रहा था। लेकिन जब उससे माँ से वो पूछता है कि गुड्डू भाई कहाँ है, ट्रांसलेटर बोलती है कि पूछ रहा है कि गुड्डू भाई कहाँ है। माँ रोने लगती है। माँ कहती है कि उस बीच 1987 में जब तुम गायब हुए, उसके 1 ही महीने के बाद बड़ा बेटा गुड्डू भी एक ट्रेन की पटरी पर कटा हुआ मिला था। यानी उस 1 महीने के बीच मैंने 1 बेटा नहीं बल्कि 2 बेटा खोया था। ये सुनने के बाद सारू भी रोने लगता है, क्योंकि वो उसका आइडियल भाई था, वही एक भाई था जिसके करीब वो ज़्यादा था। अब इस तरीके से फिर वो अपने माँ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में उसके माँ बाप थे, उसे फ़ोन करता है। और फ़ोन करने के बाद वो कहता है कि सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया नहीं कि मैं 3 साल से अपनी माँ की और अपने भाइयों की तलाश कर रहा था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं इस तलाश में कामयाब भी हो गया। आज मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ, लेकिन ये हरगिज़ नहीं कि मैं वापस नहीं आऊँगा। आप मेरे माँ बाप हैं और ये भले मुझे जन्म दी, आपने तो मुझे पाला है, इसलिए आप भी मेरी वही माँ बाप हैं जो यहाँ से मुझे लेकर जाकर अपनी खुशियों और अपने गम में शामिल किया था। उसके बाद फिर माँ का वहाँ से रिप्लाई आता है, बहुत खुशी की बात है, हम खुश हैं और काश इस मौके पर हम भी वहाँ पर मौजूद होते। और कम सुन करके फिर वो फ़ोन रखती थी कि जल्दी आना। इस तरीके से फिर वो 11 दिन तक वहाँ पर रहता है। सारू अपनी माँ के घर 11 दिन तक रहता है और फिर अपनी माँ को एक नया घर बना कर देता है। और उसके बाद फिर 11 दिन के बाद फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ ऑस्ट्रेलिया चले, लेकिन माँ इनकार कर देती है कि बेटा मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकती। उसके बाद फिर सारू ऑस्ट्रेलिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद फिर वो हर महीने अपनी माँ बाप को पैसा भेजता है। उसके बाद फिर वो दोबारा भी आया और इस बार वो अपनी माँ और अपने बाप, जो कि ऑस्ट्रेलियन माँ बाप थे, उनके साथ अपनी माँ के घर आया। और इस तरीके से वो उसका आना जाना लगा रहा और
अपनी माँ का ख्याल रखता, अपने भाइयों का, जो एक भाई बचा था उसका ख्याल रखता, अपनी फैमिली का ख्याल रखता। ये एक ऐसी कहानी थी जिसको सुनने के बाद एक अलग सी खुशी महसूस होती। ये आज की कहानी थी। आप ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, और इस कहानी को और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।